हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं अनुगमन वेग, जिसे हम अपवाह वेग भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो अनुगमन वेग होता क्या है, वैसे इसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। तो जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थिर धन आयनों से लगातार टकराकर अपना वेग सूक्ष्म कर लेते हैं। यही सूक्ष्म वेग अनुगमन वेग कहलाता है और इसे हम वीडी से प्रदर्शित करते हैं। क्या है अनुगमन वेग? अनुगमन वेग होता है कि जब किसी चालक पर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उस चालक पर और हर एक चालक पर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें स्थिर धनायन भी होते हैं। तो जब हम किसी चालक पर धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थिर धन आयनों से लगातार टकराते रहते हैं, जिस कारण उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग सूक्ष्म हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। यही सूक्ष्म वेग उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता है। जैसे हम इसको डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं कि अनुगमन वेग क्या है। तो मान लेते हैं कि ये कोई एक चालक तार है। मान लेते हैं ये कोई चालक तार है, इस पर कुछ स्थिर धनायन होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जिन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यहाँ पर भी कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये स्थिर धनायनों से, धनायन स्थिर होते हैं, उनसे लगातार टकराते रहते हैं। ये इससे टक्कर खाकर और अपनी दिशा भी बदल लेते हैं। कभी ऐसे टकराकर ऐसे निकल जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर इससे ऐसे टकराकर फिर ऐसे निकल जाएंगे, फिर ऐसे टकराते रहते हैं। मतलब ये आपस में इससे कोई ये इससे टकराएगा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, कभी ये इस जगह कोई धनायन होगा वो उससे टकराएगा और अपनी दिशा लगातार बदलते रहते हैं। कभी धनायनों से टकराकर अपनी दिशा बदलकर किसी दूसरे धनायन से टकरा जाते हैं। तो जब ये लगातार टकराते रहते हैं तो इनका वेग क्या हो जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का सूक्ष्म हो जाता है, जिस कारण हम इसी सूक्ष्म वेग को हम क्या कहेंगे? ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये चीज हम समझ गए कि अनुगमन वेग होता क्या है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो स्थिर धन आयनों से लगातार टकराते रहते हैं और अपना वेग सूक्ष्म कर लेते हैं, और यही सूक्ष्म वेग उनका क्या कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता है। तो ये चीज हम समझ गए। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अब इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कि अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा और धारा घनत्व में संबंध देखते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि अनुगमन वेग, वैद्युत धारा तथा धारा घनत्व में संबंध, कि इन तीनों में संबंध क्या होता है। तो मान लेते हैं कि माना किसी चालक का क्षेत्रफल A है। यदि इसके प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, मतलब ये कोई चालक तार है और इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है? n है, और इनका वेग vd है, इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। तब t समय में चालक में प्रवाहित आवेश क्या होगा? सबसे पहले चालक में प्रवाहित आवेश क्या होगा? तो उसे लिखेंगे Q बराबर NEA VD T। तो ये होगा हमारा क्या? T समय में इस चालक पर प्रवाहित आवेश। इससे इस T को हम इस Q के नीचे लाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो Q बाई T बराबर आ जाएगा NEA VD। अब Q बाई T क्या होता है? Q बाई T आपका होता है I, मतलब वैद्युत धारा, NEA VD। तो ये हमारा किसमें संबंध आ गया? ये आ गया वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। और दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा क्या देखेंगे कि ये I है और इसके अपान में हम A ले आते हैं, क्योंकि इधर A किसमें, इधर A है मल्टीप्लाई में,
तो इसमें किस में आ जाएगा, आई के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो आई अपान ए, इस ए को इसके नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन एन ई और वी डी। अब आई अपान ए ये क्या होता है, आई अपान ए होता है आपका जे, जिसे हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व। तो ये हो जाएगा एन ई वी डी। तो ये संबंध निकल के आ गया किसमें, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। इसे Q बाई टी जो होता है आपका, ये Q बाई टी इक्वल टू आई होता है, और इधर जो लिखा है आपका आई अपान जे इक्वल टू, नहीं सॉरी, आई अपान ए इक्वल टू होता है आपका जे, ये होता है। तो इससे ये क्या समझ गए कि जब किसी चालक पर हम किसी चालक का क्षेत्रफल ए ले लेते हैं और उसके प्रति एकांक आयतन पर अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तो t समय में उस चालक पर प्रवाहित आवेश कितना होगा, वो होगा आपका कितना, Q बराबर NeVd t। और इस t को हम इस Q के नीचे ले आएंगे, इधर मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा Q बाई टी, और Q बाई टी होता है आपका कितना, I, उसे I कहते, धारा कहते। तो I बराबर आ जाएगा NeVd। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इस ए को, एरिया को इस आई के नीचे ले आएंगे, तो नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई बाई ए इक्वल टू NeVd। अब आई बाई ए क्या होता है आपका, ये धारा घनत्व होता है, क्योंकि धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है तो इसमें वेक्टर लगा देते हैं। तो J इक्वल टू NeVd। तो ये आ गया हमारा संबंध किसमें, अनुगमन वेग और विद्युत धारा तथा धारा घनत्व में संबंध। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ये दो जो रिलेशन है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे गतिशीलता, कि गतिशीलता क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, गतिशीलता क्या है। लिखा है कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। मतलब एकांक वैद्युत क्षेत्र में जो अनुगमन वेग प्राप्त होगा हमें, उसे हम क्या कहेंगे, गतिशीलता कहते हैं, और इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, म्यू बराबर आ जाएगा Vd अपान में E, ये आएगा आपका। अब कैसे, एकांक वैद्युत क्षेत्र में अगर हम इस वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू 1 कर लेंगे तो म्यू बराबर किसके आ जाएगा, तो म्यू बराबर Vd की आ जाएगी, नहीं आ जाएगा, क्योंकि 1 का डिवाइड जब Vd में देंगे तो Vd आ जाएगा। तो इसी को कहेंगे एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त अनुगमन वेग को हम क्या कहते हैं, गतिशीलता, गतिशीलता कहते हैं। तो इससे समझ गए हम कि इस डिफिनेशन से हम फार्मूला कैसे बना सकते हैं कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त अनुगमन वेग को हम गतिशीलता कहते हैं। तो ये चीज हम समझ में आ गई कि गतिशीलता किसको कहते हैं, और इसका मात्रक होती है वोल्ट, नहीं, मीटर स्क्वायर अपान में वोल्ट इंटू सेकेंड। ये हमारा होता है किसका, गतिशीलता की एसआई यूनिट, क्या कहेंगे, मीटर स्क्वायर अपान वोल्ट इंटू सेकेंड। तो ये हो गई हमारी क्या, गतिशीलता। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे ओम का नियम, ओम्स लॉ। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए आपके। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है ओम का नियम। तो लिखा है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे, मतलब भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे, मतलब ये भौतिक अवस्थाएं नियत रहे, तब चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उस चालक के सिरों पर जो भी उत्पन्न विभवांतर होगा चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अब हम इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है। तो लिखा है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हैं, यदि उस चालक की भौतिक अवस्थाएं हम अपरिवर्तित कर दें या नियत कर दें, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, मान लो कोई चालक है उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V है, चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती है, समानुपाती के चिन्ह लगाएंगे और धारा लिख देंगे।
और ये एक दूसरे क्या है, समानुपाती है। अब जब कभी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट आ जाता है, तो उसे हम यहाँ पर कांस्टेंट क्या होता है आपका आर, तो यहां से लिखेंगे v बराबर v अपान आई इक्वल टू क्या आ जाएगा आर। और जहां आर क्या होता है, जहां आर होता है आपका नियतांक, जिसे हम क्या कहते हैं, इस आर को हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो ये चीज हम समझ गए कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे उसकी दाब आब और लंबाई हो गई वो सब अपरिवर्तित रहे, तो चालक के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा उस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। फिर हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, और वो कांस्टेंट क्या होता है आर, जिसे क्या कहेंगे आर हमारा एक कोई कांस्टेंट है जो हमारा क्या होता है वैद्युत प्रतिरोध होता है। इस आर को हम क्या कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। तो ये चीज हो गई हमारा क्या ओम का नियम। अब इसमें एक बात और समझेंगे कि कुछ ओमीय पदार्थ होते हैं और कुछ अनओमीय पदार्थ होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमीय पदार्थ कहलाते हैं, और इसमें जो खींचा गया जो हमारा ग्राफ होता है वी और आई में वो एक सरल रेखा में होता है। और दूसरा पॉइंट होता है कि जो ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम अनओमीय पदार्थ कहते हैं। और इनमें जो V और I के बीच जो खींचा गया ग्राफ होता है वो एक वक्र आकार का होता है, मतलब वो एक सरल रेखा में न होकर कुछ घुमावदार होता है। तो उसे हम समझ लेते हैं कि ओमीय पदार्थ क्या होते हैं और अनओमीय पदार्थ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ओमीय पदार्थ। ओमीय पदार्थ, तो ओमीय पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ये चीज हम समझ गए। और इसमें हम ग्राफ देखेंगे, ग्राफ क्या होगा V और I में। V और I में जब ग्राफ देखेंगे तो वो कुछ एक सरल रेखा में ऐसे आता है। ये हमारा ये क्या होता है हमारा ओमीय पदार्थ के लिए ग्राफ होता है। और ये मान लें अगर हम ये थीटा कोण बना रहा है तो इसकी प्रवणता देखेंगे जो m इक्वल होती है, प्रवणता को हम m लिखते हैं, तो प्रवणता बराबर m बराबर आ जाएगा tan थीटा। और tan थीटा क्या होती है, tan थीटा होता है हमारा क्या लंब बटे आधार, तो इसे लिखेंगे v बाई आई। और v बाई आई जो होती है ये क्या निकल के आ जाएगी हमारी इस ग्राफ की प्रवणता निकल के आ जाएगी। तो ये चीज हम समझ गए कि ओमीय पदार्थ क्या होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमीय पदार्थ कहलाते हैं। और इनमें जो खींचा गया ग्राफ होता है V और I के बीच वो एक सरल रेखा में होता है। और इस सरल रेखा की अगर हम प्रवणता देखेंगे तो वो निकल के आएगी m बराबर tan थीटा, जो tan थीटा भी होती है वो भी हमारी प्रवणता होती है, और क्या है V बाई आई। तो ये चीज हम समझ गए। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब इसी का दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, वो होता है अनओमीय पदार्थ, कि अनओमीय पदार्थ क्या होते हैं। अनओमीय पदार्थ
अनोमी पदार्थ। तो ये कौन से पदार्थ होते हैं? तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनओमी पदार्थ कहते हैं। और इसके जो खींचा गया ग्राफ हम खींच लेते हैं V और I में। इसमें जो V और I में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो वो कुछ एक वक्र आकार का कुछ ऐसा होता है। और ये जो वक्र आकार का जो ग्राफ खींचते हैं हम, ये हमारा क्या, ये जो वक्र होता है ये हमारा गत्यात्मक प्रतिरोध को दर्शाता है। ये ग्राफ किसको दर्शाता है? यह ग्राफ, यहां लिख लेते हैं, यह ग्राफ गत्यात्मक प्रतिरोध को दर्शाता है। तो ये चीज हम समझ गए। ये जो ग्राफ होगा हमारा क्या होगा? ये गत्यात्मक प्रतिरोध को दर्शाता है। तो ओम के 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए। एक होता है ओमी पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, एक होते हैं अनोमी पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो हम ओम के नियम को अच्छे से समझ लिया।